स्वागत दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें सदा के सामने मुद्दे जहां पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार में नरेंद्र मोदी का व्यापक विरोध की जानकारियां आने लगी है। दोस्तों बताएंगे कैसे 6 पत्रकारों ने हिलाकर रख दी नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पूरी तैयारी। बताएंगे कैसे मोदी की रैली के लिए भारी विरोध के चक्कर में पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। दोस्तों इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आधिकारिक तौर पर आरएसएस पर बैन लगाने की बात कही है। बताएंगे क्या बोले हैं और इंडिया गठबंधन के कौन कौन से नेता बिहार में प्रचार करने के लिए मौजूद है। दोस्तों इसी के साथ में सत्ता में आते ही चुनाव आयोग पर पहले केस किया जाएगा। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता ने बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों इसी के साथ में अगर मोदी का सेंटर लगाया गया किसी किले पर तो फाड़कर फेंक देंगे, सीधे तौर पर धमकी दी गई है महाराष्ट्र के दिग्गज नेता के द्वारा। दोस्तों और बीजेपी को एक्सपोज करते हुए महागठबंधन ने सड़कों पर नाव चला दी। इसी के साथ में बताएंगे कैसे बिहार में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की गाड़ी से एक व्यक्ति को उतारकर जमकर पीटा गया है। बताएंगे क्या है डिटेल में पूरी जानकारी। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी खबरों तो, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार बिहार की जनता 2020 के कसक को पूरा करेगी और इस बार एक तरफा होगा परिवर्तन, युवा नेतृत्व की बनेगी सरकार, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आए थे। दोस्तों और बिहार में नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए 2014 में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंदर मोतीपुर चीनी मिल को शुरू किया जाएगा। मोदी ने कहा था कि आप लोग मुझे जिताइए, इसके बाद अगली बार जब आऊंगा तो इसी मुजफ्फरपुर के मोतीपुर की चीनी मिल से निकले चीनी का चाय पीकर जाऊंगा। और इसके बाद नरेंद्र मोदी के वादे पर लोगों ने भरोसा कर दिया दोस्तों, और बीजेपी को 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बार मुजफ्फरपुर के अंदर वोट दे दिया। इसके बावजूद लोगों को उनका चीनी मिल नहीं मिला। इसके कारण एक भारी संख्या में लोगों का आक्रोश नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रति देखने को मिला। ऐसे में मोदी का बिहार में मुजफ्फरपुर के अंदर एक रैली लगाई गई। दोस्तों मोतीपुर में नरेंद्र मोदी की इस बार रैली होने वाली थी और इसकी जानकारी जैसे ही चीनी मिल में काम करने वाले पुराने लोगों को मिली तो उन्होंने मोदी के वादा खिलाफी के खिलाफ विरोध का ऐलान कर दिया और साफ तौर पर कह दिया कि वो खिलाफत करते हुए मोदी की रैली में जोरदार विरोध करेंगे। इसके बाद मुजफ्फरपुर में मोदी की रैली से ठीक पहले स्थानीय प्रशासन के लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं दोस्तों, और मोदी के विरोध को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में अचानक से खबर सामने आती है कि गोदी मीडिया के माध्यम से बीजेपी वाले अपना माहौल बनाकर रखते हैं, लेकिन स्थानीय मीडिया ने भी बीजेपी के नाक में दम करके रख दिया दोस्तों। और इसके बाद नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का पुलिस प्रशासन इतनी बुरी तरीके से डर गया दोस्तों कि उसने 6 स्थानीय पत्रकारों को नजरबंद और हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि मोदी की रैली से पहले स्थानीय लोगों को खासकर पत्रकारों को इसलिए हिरासत में लिया गया ताकि वो मोदी को एक्सपोज ना कर सके। और मोदी ने जो झूठा वादा किया था मुजफ्फरपुर में मोतीपुर के अंदर शुगर मिल शुरू करने का, उस वादे पर शुगर मिल के लोगों के विरोध को छुपाया जा सके। स्थानीय मीडिया के लोगों को हिरासत में ले लिया गया ताकि वो किसी भी तरीके से वीडियो बनाकर ना दिखाए कि मोदी का जोरदार तरीके का विरोध हुआ है। आपको बता दें कि 3 पत्रकारों को 24 घंटे के लिए भूमिगत कर दिया गया दोस्तों। इनका पता भी नहीं चला कि वो कहां गए, 24 घंटे तक कहीं दिखाई नहीं दिए। स्थानीय सूत्रों ने बताया है कि ग्रामीण एसपी ने आईबी का अलर्ट बताकर ये कार्रवाइयां की है और चीनी मिल के मजदूरों के जोरदार तरीके के विरोध के ऐलान के साथ ही पत्रकारों को सबसे पहले टारगेट किया गया ताकि वो कोई कवरेज ना करे। और मोदी का विरोध बिहार के मोतीपुर में चल रहा है, ऐसे देश के किसी भी लोगों को नहीं पता चलना चाहिए। यानी दोस्तों एक खबर को दबाने की कोशिश की गई, मोदी के रैली के विरोध को दबाने का ये एक नया षड्यंत्र रचा गया है। अगर आप भी मानते हैं कि पहले नेशनल मीडिया के कुछ पत्रकारों से बीजेपी के लोग डरते थे, लेकिन अब छोटे छोटे स्थानीय पत्रकारों ने भी भाजपा के नाक में दम कर रखा है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी वाले हर बार जनता को झूठ बोलकर आते हैं। मोदी को यह कभी नहीं बोलना चाहिए था कि मैं इसी चीनी मिल से निकले चीनी से बने चाय का इस्तेमाल करूंगा, चाय पीऊंगा अगली बार आऊंगा। तो अगर नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं थी चीनी मिल को शुरू करने की, तो इस तरीके के उलझुल वादे भी नहीं करने चाहिए थे। लेकिन लोगों से झूठा वादा किया गया और जब वादा नहीं निभा रहे तो विरोध करने के लिए गए हैं, तो फिर पत्रकारों को हिरासत और गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। और चीनी मिल के वे सारे कर्मचारी वेट कर रहे थे कि वो पहले जिस चीनी मिल में काम करते थे उस चीनी मिल में मोदी के वादे पूरे होने के बाद वापस से काम करेंगे, लेकिन चीनी मिल के पुराने मजदूरों को कुछ नहीं मिला दोस्तों। मोदी का एक वादा केवल जुमला साबित हो गया दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि लोगों को इस तरीके के झूठे दिलासे देकर नरेंद्र मोदी केवल वोट लेकर बार बार लोगों को चूना लगाते जा रहे हैं, ऐसे में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। इस पूरे प्रकरण पर चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर कांग्रेस पार्टी की आलोचना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए खड़गे ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरएसएस पर बैन लगाने की मांग कर दी दोस्तों। खड़गे ने कहा कि मेरा ये विचार है कि मैं खुलकर बोलूंगा कि आरएसएस के ऊपर बैन लग जाना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर वाकई सरदार पटेल का सम्मान करते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं, तो सबसे पहले आरएसएस के ऊपर बैन लगना चाहिए। देश में भाजपा आरएसएस के कारण कानून व्यवस्था की दिक्कतें आ रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने 18 जुलाई 1948 को
तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के एक लेटर का भी हवाला दिया, जिसमें सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी लिखकर आरएसएस के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि आरएसएस माहौल को खराब कर रहा है, जिसके कारण महात्मा गांधी की हत्या हुई है। एक पत्रकार ने खड़गे से पूछा कि अखिलेश यादव ने कहा कि सरदार पटेल ने उस विचारधारा पर बैन लगाया जिससे बीजेपी निकली, अब फिर से एक लोहा पुरुष की जरूरत है जो उस विचार पर प्रतिबंध लगाए। क्या आरएसएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए? खड़गे ने इसका जवाब देते हुए अपनी निजी राय रखते हुए समर्थन किया है। दोस्तों, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के ही थे सरदार पटेल। उनका फैसला जो था, उस फैसले को कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को मानना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर कई सारे नेताओं ने अपनी तैयारियां कर रखी है दोस्तों, और प्रचार लगातार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से दो नेताओं ने लगातार प्रचार का नया रिकॉर्ड बनाया हुआ है दोस्तों। आपको बता दें कि एक है कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, जिनको कांग्रेस पार्टी ने एक पूरा हेलीकॉप्टर दे रखा है अलग अलग जगह कार्यक्रम करने के लिए दोस्तों। 4-4, 5-5 रैली वो करते हैं। पप्पू यादव भी कांग्रेस पार्टी के प्रचार के सबसे बड़े चेहरे हैं दोस्तों। पप्पू यादव एक दिन में 8-8 रैलियां कर रहे हैं। आज भी उनकी 8 रैलियां होने वाली है। रुकने का कोई नाम ही नहीं लेना, धड़ाधड़ रैलियां करनी है। और इसी अप्रोच पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। साथ साथ दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। ठाकरे कहते हैं कि सत्ता में आते ही चुनाव आयोग के ऊपर हम लोग केस दर्ज करवाएंगे। वोट चोरी के आरोप लगाकर एक बड़ा मार्च आज निकलने वाला है, यानी आज 1 नवंबर को वोट चोरी के खिलाफ मुंबई में विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट होने वाला है। और उद्धव ठाकरे के साथ साथ एमएनएस के नेता राज ठाकरे भी इस पूरे मार्च का नेतृत्व संभालेंगे। कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शरद पवार गुट के लोग भी मौजूद रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ऐतिहासिक किलों पर नमो पर्यटन केंद्र बनाने की योजना को लेकर खुली चुनौती दी है दोस्तों। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में ठाकरे ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि यदि ऐसे केंद्र बनाए तो हम उन्हें तोड़ देंगे। राज ठाकरे ने बताया कि कुछ अखबारों में खबरें छपी है कि राज्य सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों पर नमो टूरिज्म सेंटर बनाने की योजना बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यह योजना शहरी विकास विभाग के तहत हो रही है, जिसकी अगुवाई एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। राज ठाकरे बोले, कहा नमो सेंटर तोड़ देंगे, यानी जितने भी नमो सेंटर बनाओगे उसे पूरी तरीके से तोड़ देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज या किसी भी ऐतिहासिक स्थल का कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो भाजपा वालों के लिए और खासकर शिंदे के लिए चेतावनी है कि वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर अति उत्साहित ना हो और लिमिट में रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें महागठबंधन की ओर से विरोध करने के तरीके भी अपनाए जा रहे हैं और प्रचार भी किया जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी शासित बिहार के दरभंगा जिले के अंदर पूरी तरीके से हर जगह जल जमाव हो गया, यानी पानी ही पानी भरा हुआ है दोस्तों। और अचानक से बारिशें हो रही है बिहार के अंदर, कारण है चक्रवात आया हुआ है। और बिहार में बीजेपी के लोग जो विकास के दावे करते हैं दोस्तों, अचानक से चक्रवात आने के कारण, बारिश होने के कारण पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की एक्सपोज हो गई है। महागठबंधन ने इसी का फायदा उठाते हुए सड़कों पर जहां जहां पानी जाम है दोस्तों, वहां पर जाकर नाव लेकर पहुंच गए प्रचार करने के लिए। और नाव चलाकर प्रचार करते हुए कह रहे हैं कि ये हमारा चुनाव चिन्ह भी है और भाजपा सरकार की विफलता के कारण यहां पर नाव चल रही है। जिस सड़क पर गाड़ी चलनी चाहिए वहां पर हमें नाव चलाने का मौका मिल रहा है। यही बीजेपी के फ्लॉप नीति का नतीजा है। और इसके बाद लोगों से वोट मांगा जा रहा है। वीआईपी पार्टी की ओर से एक नए तरीके का विरोध करते हुए जनता से वोट की अपील की गई है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एकदम सही तरीका अपनाया गया है और चक्रवात आकर बिहार के अंदर थोड़ी बहुत बारिश होकर जो स्थिति है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ज्यादातर सड़कें डूब चुके हैं दोस्तों, पुलियाएं डूब चुकी हैं, तो इससे पता चलता है कि जो बड़े बड़े दावे नीतीश कुमार के हैं वो सबके सब फ्लॉप है। कम से कम रोड को लोग लेकर जो दावा नीतीश कुमार करते हैं कि बहुत रोड बनवा दिए, जब रोड चलने लायक ही नहीं है, उसमें नाव तैर रही है, तो फिर उस रोड का होना या नहीं होने से क्या फायदा मिलेगा? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिल रही है दोस्तों। मोकामा के अंदर हुए दर्दनाक हत्या के मामले के बाद कई और लोगों की हत्या के कुछ मामले सामने आए हैं दोस्तों, जिसके कारण बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल और ज्यादा गहरा गए। ऐसे में एक खबर काफी अजीबोगरीब है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के मुख्यमंत्री पटना में रोड शो करने के लिए रेखा गुप्ता पहुंची थी दोस्तों। रेखा गुप्ता रोड शो कर रही थी और रोड शो में उनकी गाड़ी के अंदर कई सारे नेता मौजूद थे। ऐसे में एक जो नेता रोड शो में पीछे गाड़ी में खड़ा था, उसे जनता में से कई सारे लोग उसके कॉलर को पकड़कर नीचे उतार लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद जमकर पिटाई की जाती है। आपको बता दें कि गाड़ी आगे की ओर चली जाती है, लेकिन भाजपा के नेता को उतारकर जमकर ठोका जाता है, पीटा जाता है। इस मामले पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कहा कि ये अलग ही तरीके की विडंबना है। एक और मुख्यमंत्री दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था बिहार में बहुत अच्छा है, और दूसरी ओर गाड़ी से उतारकर उनके पीछे वाले सीट पर जो व्यक्ति खड़ा है उसे उतारकर जमकर पीटा गया और पता भी नहीं चला मुख्यमंत्री को। यही बिहार में कानून व्यवस्था है दोस्तों, यानी रियल टाइम में उसी टाइम फैक्ट चेक कर दिया गया जो दावा रेखा गुप्ता कर रही थी। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इस पर लोगों ने
कहा कि कुछ दिन पहले रेखा गुप्ता सुरक्षा कर्मियों को कह रही थी कि भैया पीछे हट जाओ, यहाँ एनडीए की सरकार है, मैं यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ। रोड शो के दौरान बगल के एक नेता को कार्यकर्ता ने गाड़ी से उतारकर जमकर पीटा और रेखा गुप्ता देखती रह गई। तो इसी से पता चल रहा है कि एनडीए की सरकार में क्या कानून व्यवस्था है। दो शब्द जरूर लिखा बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा भवन का नामांकन को लेकर विवाद जन्म रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी अमित जोगी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को एक चिट्ठी लिखकर पूरे मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। दोस्तों दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। दोस्तों जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जिसका नेतृत्व अमित जोगी कर रहे हैं यानी उनके बेटे कर रहे हैं, क्योंकि अजीत जोगी की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों ऐसे में अब अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने कांग्रेस पार्टी के आला कमान को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले पर दखल देने की मांग की गई है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो नया विधानसभा भवन बना है उस विधानसभा भवन का नाम मिनी माता भवन पहले से ही है, लेकिन बीजेपी की सरकार इस नाम को हटाकर कुछ और नाम रखने की तैयारी में है। इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। बताया गया कि मिनी माता जो शब्द है वो दलित समाज के लोगों के लिए संघर्ष करने वाले दलित अधिकार नेता समाज सेवी मिनी माता अग्रवाल के नाम पर है, इसीलिए मिनी माता के नाम से भवन को जाना जाना चाहिए। लेकिन इसका नाम बदलने से कहीं ना कहीं दलित समाज के लोगों के अधिकारों के खिलाफ ये कदम है। इसका पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। कांग्रेस आलाकमान को लिखी गई चिट्ठी में इन सभी बातों पर दावा किया गया है दोस्तों, और कहा गया है कि कांग्रेस आलाकमान इस मामले पर अपना बयान दे और बीजेपी सरकार पर दबाव बनाया जाना चाहिए। यानी दलित समाज से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह और नाम को हटाने का ये एक और मामला छत्तीसगढ़ बीजेपी की सरकार से सामने आया है। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें मध्य प्रदेश के सतना के अंदर सड़कों पर सरदार पटेल जयंती का उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन एक पल में सब बदल गया। दोस्तों हुआ ये कि रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम किया गया था। बीजेपी के सांसद गणेश सिंह सेमरिया चौक पहुंचे, जहां पर नगर निगम की हाइड्रोलिक क्रेन के ऊपर चढ़ गए और अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने लगे। दोस्तों यानी माला चढ़ाने लगे। नीचे उतरते वक्त क्रेन अचानक से रुक गया और सांसद जी हवा में लटक गए। किरकिरी इतनी ज्यादा सांसद की हो गई दोस्तों कि सांसद का पारा चढ़ गया। इसके बाद सांसद ने क्रेन ऑपरेटर को थप्पड़ मार दिया। अब इस थप्पड़ कांड का वीडियो वायरल हो गया, जिसको लेकर सांसद गणेश सिंह की खूब आलोचना हो रही है। सतना के सेमरिया चौक के पास सांसद गणेश सिंह बिजली कर्मी के लिए इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोलिक क्रेन के ऊपर सवार हो गए थे। दोस्तों राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी और बीजेपी के जिला अध्यक्ष भगवती पांडे भी साथ में मौजूद थे। तीनों कैबिन में चढ़े तो माल्यार्पण शुरू हुआ। नीचे उतरते समय मशीन खराब हो गया। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। सांसद के द्वारा इस तरीके से थप्पड़बाजी किए जाने के मामले पर अगर आप भी मानते हैं कि ये तो कॉमन सेंस है कि अगर किसी मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो वो खराब भी हो सकता है, अगर खराब हो गया तो फिर इस पर सांसद को इतनी भड़कने की क्या जरूरत थी। सांसद ने इस तरीके से थप्पड़ मारकर एक मजदूर को क्यों प्रताड़ित किया, इसका जवाब सांसद को देना चाहिए। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों इस पूरे मामले पर अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तब भी जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एनडीए गठबंधन की ओर से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है दोस्तों, जिसे बीजेपी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है। इस बीजेपी के तथाकथित संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने पिछले 20 साल में क्या किया है इसका एक रिपोर्ट कार्ड देने की कोशिश की गई है दोस्तों, लेकिन रिपोर्ट कार्ड इतना झूठा है कि खुद बीजेपी के लोग एक्सपोज हो गए हैं। दरअसल बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए इस घोषणा पत्र में दावा किया गया है कि 2005 से पहले यानी 1990 से 2005 के बीच में एक भी किलोमीटर का एक्सप्रेसवे नहीं बनाया गया था, लेकिन भाजपा सरकार में 2000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनवाया गया है। इसके नीचे बीजेपी ने बड़ी कुशलता दिखाते हुए लिख दिया कि निर्माणाधीन है, यानी ये 2000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है, बना नहीं है, और इसे अचीवमेंट बता रहे हैं बीजेपी वाले। दोस्तों सोचिए 20 साल से 1 किलोमीटर का भी एक्सप्रेसवे बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं बना पाई है, और जो फ्यूचर में बनने वाला है दोस्तों उसे लेकर अभी से क्रेडिट लेते हुए कह रहे हैं कि निर्माणाधीन है, यानी निर्माण हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि निर्माण तो हर चीज की होती है, जब चीज कोई कंप्लीट हो जाएगी तभी उस पर क्रेडिट लिया जा सकता है, लेकिन ये अलग ही तरीके का मोदी मॉडल है दोस्तों। गुजरात में भी यही चलता है, वही भारत में लागू किया जा रहा है। बिना किसी चीज के बने हुए उस पर लगातार क्रेडिट लेते रहो, लोगों को मूर्ख बनाते रहो। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का एक ऐसा बयान सामने आया है दोस्तों जो गोदी मीडिया वालों के लिए एक झटका है। बीजेपी के नेता एवं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक बयान जारी किया है। बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि उर्दू दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, देश की प्रगति और एकता के लिए हिंदू और मुस्लिमों के बीच में सद्भाव पैदा करती है। और वैसे भी दोस्तों कुछ लोगों को पता नहीं है, लेकिन उर्दू भारत की भाषा है, भारत का गर्व है, भारत का सम्मान और स्वाभिमान है, लेकिन कुछ लोगों को उर्दू से दिक्कत होती है। आप लोग जानते हैं कौन सी मानसिकता के लोग हैं दोस्तों जो देश के अंदर उर्दू
भाषा के खिलाफ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। ऐसे में बीजेपी के नेता किरण रिजिजू के द्वारा दिए गए इस बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। वैसे भी किरण रिजिजू को ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना या मीडिया में आकर जनता के बीच में बोलने की जगह बीजेपी की पार्टी मीटिंग में बोलना चाहिए और डंके की चोट पर बोलना चाहिए। फिर देखते हैं क्या वो अपनी पार्टी में रह पाएंगे या फिर पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि जिस मानसिकता के लोग उनके साथ में आसपास में है उनको अगर समझाएंगे तो देश में ये बात तो सबको पता ही है कि उर्दू भारत की भाषा है, स्वाभिमान है, और अगर किरण रिजिजू को ये बात किसी और को समझानी है तो उनको अपने पार्टी के लोगों को समझानी है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में मोकामा में हिंसक झड़प का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को महागठबंधन यानी राजद की प्रत्याशी वीणा देवी के काफिले पर अज्ञात उपद्रवियों ने पंडारक गांव के पास हमला बोल दिया। हमलावरों ने वीणा देवी के काफिले पर ईंट पत्थर फेंके, जिससे उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी का शीशा टूट गया। वीणा देवी बाहुबली और पूर्व सांसद सूरज भान की पत्नी है दोस्तों, यानी मोकामा का चुनाव पूरी तरीके से हिंसक बन चुका है। एक और अनंत सिंह के समर्थक है, दूसरी और सूरज भान के समर्थक है दोस्तों। और एक दिन पहले लालू यादव के करीबी राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक दुलाल चंद यादव की मृत्यु के मामले को लेकर मोकामा में राजनीति जारी थी, लेकिन अगले दिन फिर से पत्थरबाजी की खबर सामने आई है दोस्तों। यानी मोकामा क्षेत्र के अंदर चुनाव आयोग पूरी तरीके से फेल है शांति स्थापित करने में। और अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव अधिकारियों से इस मामले पर गंभीर सवाल पूछे जाने चाहिए, जब अपराधियों का खौफ ही खत्म नहीं होगा क्षेत्र में तो लोग कैसे निष्पक्ष वोट डाल पाएंगे? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जिन लोगों को बाहुबली बताया जाता है उनको बाहुबली नहीं बल्कि अपराधी गुंडा बताया जाना चाहिए, और बाहुबली बताकर तारीफ करने के कारण ही चुनाव के दौरान इस तरीके का बवाल देखने को मिल रहा है। और ये सारे दावे नीतीश कुमार के एक साथ एक्सपोज हो रहे हैं दोस्तों। जो नीतीश बाबू सुशासन बाबू अपने आप को बताते हैं, एक चुनाव सही से नहीं करवाया जा रहा है उनके प्रशासन के द्वारा और गुंडागर्दी खुलेआम चल रही है। एक का समर्थक दूसरे पर हमला करता है, दूसरे का समर्थक तीसरे पर हमला करता है। इस तरीके से एकदम गुत्थम गुत्थी जारी है। 2 शब्द जरूर लिखा बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि एक दिन के लिए पुलिस हटा दी जाए तो फिर गुजरात में बीजेपी वालों को किसान दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे और जीना हराम कर देंगे। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के अंदर वंटावच गांव में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने तीखा हमला बोला। किसान महापंचायत के आयोजन में आम आदमी पार्टी की ओर से कई सारे किसान संगठन के लोगों को बुलाया गया था दोस्तों, और एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई और इसका अच्छा खासा असर भी देखने को मिल सकता है। 30 साल से किसानों ने बीजेपी को वोट दिया, भर भर कर वोट दिया, अब इनको लूटने नहीं दिया जाएगा। इसका पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। गृह मंत्री के इशारे पर किसानों की पिटाई हुई है। केजरीवाल लगातार किसानों की आवाज उठा रहे हैं दोस्तों। सुरेंद्रनगर में वंटावच गांव में आम आदमी पार्टी की ओर से किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। बीजेपी वाले कायर हैं और रोज ट्रंप की धमकी पर कोई जवाब नहीं देते। अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी के रास्ते पर निकलकर वही बयान देकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भोजपुरी के एक्टर और गोरखपुर से सांसद रवि किशन शुक्ला का फोन पर जान से मारने की धमकी की खबर सामने आई है दोस्तों। जो अपडेट है उसके अनुसार धमकी देते वक्त एक व्यक्ति ने नाम और पता भी बताया और कहा कि मैं बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव में अजय कुमार यादव हूं, आरजेडी उम्मीदवार, और भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव व राम मंदिर का जिक्र करते हुए धमकाया गया। रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूंगा, मुझे फांसी हो जाए, मैं डरता नहीं हूँ, मेरे पास पूरी कुंडली है। उसने गालियां भी दी है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के सांसद को फोन करके यह धमकी दी गई है। हालांकि ये सारी बातें रिपोर्ट में ही है। पुलिस की ओर से जो भी ऑफिशियल जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ बिहार के बक्सर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और लोजपा रामविलास पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान की संयुक्त जनसभा को रद्द करना पड़ गया दोस्तों। 31 अक्टूबर को ब्रह्मपुर हाई स्कूल में यह सभा होने वाली थी। दरअसल चक्रवात के कारण ये सारी चीजें हो रही है। बिहार में एक के बाद एक कई सारी रैलियां तक रद्द करनी पड़ रही है दोस्तों, लेकिन कब तक ऐसा होगा ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के अंदर मोहम्मद अजरुद्दीन को रेवंत रेड्डी सरकार में मंत्री बनाने की घोषणा की थी दोस्तों, और आखिरकार उनको शपथ दिलवा दी गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं दोस्तों और दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, तो इनको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी तो मिलनी ही वाली थी। और ऐसे में जुबली हिल्स के अंदर हो रहे चुनाव को लेकर इनकी बड़ी भूमिका होगी, इसलिए साथ में रखने का फैसला लिया गया और मंत्री बनाने का फैसला लिया गया। साथ साथ दोस्तों बिहार के मोकामा में दुलार चंद यादव हत्या मामले को लेकर अनंत सिंह पर केस दर्ज किया गया है। मीडिया की रिपोर्ट में यह दावा है अनंत सिंह के साथ कर्मवीर सिंह, संजय सिंह और छोटन सिंह पर केस दर्ज है। दुलार चंद यादव के परिजनों के बयान के बाद यह केस दर्ज किया गया है दोस्तों। उम्मीद यह है कि इस केस पर सुनवाई करने के लिए जो भी टीम आएगी वो सही से एक निष्पक्ष
निष्ठा की भावना के साथ काम करेंगे और इन्वेस्टिगेशन इतने अच्छे तरीके से होगा कि अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। 6 महीने का इंतजार सभी लोग करेंगे न्याय की। देखते हैं न्याय मिलता है नहीं मिलता। साथ साथ दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने एक और शीश महल बनाया है। दिल्ली में शीश महल के बाद केजरीवाल चंडीगढ़ में शीश महल बनाकर वहां रहते हैं। इस दावे पर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है दोस्तों। चंडीगढ़ में बीजेपी का प्रशासन है। सवाल ये उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ के अंदर कोई एक जगह बसाई, एक घर बनाया और एक महल बनाया जिसे बीजेपी वाले शीश महल कहते हैं, तो फिर नक्शा पास किसने किया? जब चंडीगढ़ का जो मेयर है दोस्तों वो भारतीय जनता पार्टी का है और चंडीगढ़ के अंदर जो गवर्नर है वो भी भारतीय जनता पार्टी की और पूरी व्यवस्था ही चंडीगढ़ में बीजेपी वालों की है। तो फिर अरविंद केजरीवाल ने कैसे एक बड़ा सा बंगला बना लिया? बिजली का कनेक्शन कौन सी सरकार ने दिया? पानी का कनेक्शन किस सरकार ने दिया? पुलिस ने भी बनने कैसे दिया? ये सारे सवाल है जिसका जवाब इन लोगों को देना है दोस्तों। लेकिन बार बार मामले से भटकाया जा रहा है और आप लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर शीश महल का आरोप लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी खुद एक्सपोज हो गई दोस्तों और मुख्यमंत्री बीजेपी की अच्छा खासा खर्चा करने के बाद अपने घर गई है। डेंटिंग पेंटिंग में खर्चा किया गया। साथ साथ अखिलेश यादव बोले, कहा गोरखपुर स्पेन जैसा दिखेगा क्या? न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है। दरअसल गोरखपुर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन की ओर से दावा किया गया था कि गोरखपुर की तुलना अब स्पेन से हो रही है। इसी पर अखिलेश यादव की ओर से तंज कसा गया दोस्तों। अखिलेश कहते हैं कि ना जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।